सो ये है हमारा आज का एजेंडा, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्या होता है एप्लीकेशन का मतलब? चलिए क्लीन स्लाइड में लेके जाता हूं तुम्हें, और सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना उसका मीनिंग समझाता हूं। पहले फंडा समझो। व्हाट डज दिस मीन? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपने चीजें समझी पढ़ी, उसका यूज प्रैक्टिकली बिजनेस में किन किन जगहों पर होता है? सर काफी जगह पर होता है, बट उसमें से कुछ 3-4 चीजें जो हैं वो हम लोगों को हमारे टॉपिक में इंक्लूड करके दी गई हैं। तो वही हमको एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर देखना है। जैसे कि लीज करके एक ट्रांजैक्शन होता है, लीजिंग, जहां पर एक एसेट जो है एक लेसर एक लेसी को किराए पे एसेट देता है। तो लीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लीज। फिर एक चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी किसी व्यक्ति को कोई मशीन खरीदनी होती है ना, तो मशीन खरीदने से पहले ना वो एक प्रॉपर होमवर्क करता है। वो सोचता है कि मशीन से जो मेरे फायदे होंगे और मशीन से जो मेरे खर्चे होंगे, क्या फायदे की वैल्यू ज्यादा है तो मैं मशीन खरीदूं, वरना ना खरीदूं। तो इस तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का किस तरीके से यूज होता है वो हम टॉपिक के अंदर एग्जांपल्स लेकर देखेंगे। फिर सर एक चीज होती है बॉन्ड। जो इन्वेस्टर लोग होते हैं ना, वो अपना बचा हुआ पैसा ना बॉन्ड्स में लगाते हैं। अब किसी बॉन्ड को कितने रुपए में खरीदा जाए, उससे कितना रिटर्न मिलने का चांसेस है, ये आप बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर देखते हो। तो उस टॉपिक के अंदर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज होता है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन भी देखेंगे। सो बेसिकली टाइम वैल्यू के अंदर जो भी चीजें आपने पढ़ी है उनको प्रैक्टिकली इन ट्रांजैक्शंस में कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना ही तो कहलाता है एप्लीकेशन। तो टॉपिक का मतलब समझ गए? ठीक है, ये 3 चीज हो गई। फिर आते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स। तो अदर कॉन्सेप्ट्स में जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो अदर कॉन्सेप्ट्स में आपके पास सबसे पहले आएगा भाई परपेचुइटी। फिर एक आता है ग्रोइंग परपेचुइटी। छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं इनके अंदर, बट इनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। ग्रोइंग परपेचुइटी, उसके बाद फिर CAGR करके आता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न आता है। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद NPV करके आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सारी चीजें हमारी जो है यहाँ पर कवर होती हैं। ठीक है जी, चलो तो ये आज का हमारा एजेंडा है। और इसका मतलब सर क्या हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं कि कोई नया फॉर्मूला आ जाएगा आज, या कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा? तो मैं बोलूंगा यहां तो नहीं आएगा। यहां तो जो ऑलरेडी तुम्हें चीजें आती है ना, उन्हीं को यूज करना सीखोगे तुम। हाँ, यहां पर जरूर मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के नए नए फॉर्मूले तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक, नो प्रॉब्लम। सर ये सारी चीजें आप अब क्यों पढ़ा रहे हो? आपने तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करवा दिया। देखो क्या होता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मेजॉरिटी जितना हमने कर लिया लेक्चर 7 तक, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। बट ये टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि इसको हम इग्नोर कर दें, तो करना तो है हमको। ठीक है सर, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लीजिंग के साथ। लेट्स बिगिन विथ लीजिंग। कभी भी कोई लीज का ट्रांजैक्शन होगा, कभी भी कोई लीज का ट्रांजैक्शन होगा तो 2 पार्टीज होंगी। पहली पार्टी का नाम होगा लेसर और दूसरी पार्टी का नाम होगा लेसी। कौन होता है लेसर और कौन होता है लेसी, समझते हैं। सर लेसी वो व्यक्ति है जिसको एसेट की जरूरत है, ही नीड्स द एसेट, क्योंकि वो उसे अपने बिजनेस में या उसे अपने काम में यूज करने वाला है। बट उसके पास 2 चॉइस हैं, या तो वो उसे खरीद ले या तो फिर किराए पे ले ले। अच्छा, और लेसर जो है ना वो ओनर ऑफ द एसेट है और उसे जरूरत नहीं है, तो वो क्या करता है, या तो सेल कर देता है या किसी को रेंट पे दे देता है। तो लेसर बड़ा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसे हैं, तो क्या करता है, मशीनें खरीद लेता है महंगी महंगी और फिर लोगों को किराए पे देता है। और लेसी जो है एक छोटा बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो एकदम से मशीनें नहीं खरीद सकता, खरीदेगा भी तो लोन लेना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि चलो यार भाई, खरीदने से अच्छा ना किराए पे ले लेता हूं, थोड़ा बिजनेस चला के देख लूं। यस और नो? ठीक है, तो वो यहां पर होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, लेसर लेसी को एसेट देगा, एसेट देगा ऑन रेंट। यहां पर लेसर लेसी को एसेट देगा रेंट पे, और लेसी लेसर को, लेसी लेसर को रेंट देगा, रेंट। रेंट उसे हम बोलते हैं लीज रेंट। सिंपल फंडा है।
जैसे घर जो दिया जाता है किराए पे, वहां पर तो लीज ट्रांजेक्शन ही तो हो रहा है कि मेरे पास एक घर है जहां पर मैं नहीं रहता, खाली पड़ा हुआ है घर, तो मैं उस घर को किसी और को किराए पे देता हूं, तो वो किराएदार मुझे उसका रेंट देता है। सीधा सिंपल सा फंडा है, फ्री में थोड़ी दूंगा भाई। ठीक है, वही लीज के अंदर होता है। अब सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज कहां से आया इसके अंदर? अब आप ये समझाइए कि यहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या उपयोग या प्रयोग है। तो दो बातें, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं मैं लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। लेसर के पास ना टू चॉइसेस होती हैं। एक होता है सेल द एसेट, कि चलो यार अपने एसेट को बेच देते हैं, कोई काम की तो है नहीं अपने, या तो फिर लीज आउट मतलब लीज पे दे देते हैं। जब वो सेल करेगा और लीज करेगा तो इन दोनों में से जो मोर बेनिफिशियल होगा उस ऑप्शन को वो चूज करेगा। तो तुम्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करके उसको हेल्प करनी है ये बताने में कि दोनों में से कहां ज्यादा फायदा है लेसर को। या फिर सवाल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है? सर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया तो उसके पास भी दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो बाय कर ले एसेट, या तो फिर लीज इन कर ले। लीज इन मतलब किसी से लीज पे ले ले। तो दोनों में से जो मोर बेनिफिशियल होगा उसके लिए वो वही करेगा। तो यहां पर भी तुम लेसी को मदद करोगे ये डिसाइड करने में कि दोनों में से तुम्हारे लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। अब एक एग्जांपल ले लूं, बहुत ज्यादा ऐसे ही बातें करता रहूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। तो लेट अस क्विकली गो टू द एग्जांपल, जहां पर जाके हम समझ लेते हैं कि भाई ये चीजें हम कैसे करेंगे, मतलब हाउ वी विल हेल्प लेसर एंड लेसी टू डिसाइड व्हाट शुड दे डू। ओके चलो 0.1134 ऋषभ भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन यार ऐसा स्पैम करोगे तो अच्छी बात नहीं ब्रो, निकाल दिए जाओगे फिर तो ऐसे तुम, है ना, ऐसा मत किया करो यार। चलो so example number 36, ABC Limited wants to lease out an asset costing 3,60,000 for a 5-year period. It has a fixed rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year. Suppose the rate of interest is 14% compounded annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? चलो भाई दो चॉइसेस हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तो वो पूछता हूं तुमसे मैं, ये क्वेश्चन आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, लेसर के या लेसी के? तो सर बोल रहा है एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट। अच्छा मतलब एबीसी लिमिटेड लेसर है, लेसर, तभी तो लीज आउट करना चाहते हैं। लीज आउट मतलब किसी को लीज पे देना चाहते हैं एसेट, मतलब ये बड़ी पार्टी है। इसके पास अब दो चॉइस हैं, या तो वो किसी को सेल कर दे या तो वो किसी को लीज आउट कर दे। देखो भाई अगर वो सेल करते हैं, अगर वो सेल करते हैं तो उनको तुरंत 3,60,000 रुपीज मिल जाएगा। Y0 में 3,60,000 मिलेगा। सर आपने Y0 क्यों लिखा है? Y0 मतलब जीरो ईयर एंड, मतलब आज। अगर Y1 लिखता हूं मतलब फर्स्ट ईयर एंड, Y0 लिखता हूं मतलब टुडे, प्रेजेंट, आज की डेट में पूरे 3,60,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी एसेट को लीज पे देता है ना तो उसको 1,05,000 रुपए 5 साल तक मिलते रहेंगे। तो Y0 में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन Y1 में उसको 1,05,000 रुपीज मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर के एंड में वापस से 1,05,000 रुपीज मिलेगा। फिर थर्ड ईयर के एंड में वापस से 1,05,000 रुपीज मिलेगा। फिर फोर्थ ईयर के एंड में वापस से 1,05,000 रुपीज मिलेगा। और फिर फिफ्थ ईयर के एंड में वापस से 1,05,000 रुपीज मिलेगा। तो या तो वो एक बार में बेच के 3,60 कमा ले, या तो फिर 5 साल तक उससे किराया वसूल करते रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों ने जीवन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा ना, वो क्या करेंगे पता? वो बोलेंगे 1,05,000 इंटू 5, बोलेंगे 1,05,000 इंटू 5, बोले किराए पे देने में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 5,25,000, और सेल करने में तो सिर्फ 360 मिल रहे हैं, तो चलो लीज कर दो। अरे नहीं भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो दिमाग में कंसिडर करना पड़ता है। मतलब ये 360 कब की वैल्यू है? ये आज की वैल्यू है। और ये जो 1,05,000 ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 की वैल्यू है। तो कैन यू डायरेक्टली कंपेयर दिस कैश फ्लो
with this cash flow? No. So in order to compare the sell option and the lease out option, सबसे पहले तुमको ये जो इंस्टॉलमेंट्स है ना, इन सब की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। जब तुम इन सब की आज की वैल्यू निकाल दोगे और फिर उससे कंपेयर करोगे ना, देन यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, किस में ज्यादा पैसा तुम कमा रहे हो। तो मैं सॉल्व करने से पहले वापस से आप लोगों को स्टोरी में कनेक्ट करवाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। या तो मैं 3,60,000 में बेच दूं, पूरे के पूरे 3,60 मुझे आज मिल जाएंगे, या तो फिर मैं लीज पे दे दूं, तो फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड तक हर ईयर के एंड में मुझे 1,05,000 रुपीज मिलते रहेंगे। नाउ मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि इसका टोटल कर दूं और इससे कंपेयर कर दूं, गलत, क्योंकि ये सारी इंस्टॉलमेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में बैठी हुई है। उन सबको पहले टाइम मशीन से प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, और प्रेजेंट में लाने वाली टाइम मशीन तो तुम जानते ही हो, ठीक है। तो पहले इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर कंपेयर करो। तो चलो भाई, कौन मुझे हेल्प करेगा ये कैलकुलेट करने में? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स ऑफ 5 ईयर्स? तो 5 साल में जो हमको लीज रेंटल्स मिल रहे हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है? सबसे पहले क्या मैं यहां एन्युटी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? सर, एवरी इंस्टॉलमेंट इज ऑफ द सेम अमाउंट, एवरी इंस्टॉलमेंट इज रेगुलर, देयर इज नो गैप एंड दे आर फॉर द फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यू कैन एक्चुअली यूज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहां कर दूंगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i, यही फॉर्मूला होता है। तो मेरा अमाउंट ऑफ रिसीट जो मैं हर महीने कमा रहा हूं हर साल, दैट इज 1,05,000 रुपीज, और जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सर वो दिया हुआ है n मतलब 5, और i का मतलब 14%। चलो भाई, अब ये सॉल्व करते तो तुमको आता है, ये कैलकुलेटर की ट्रिक है तुम्हारे पास। तो क्या है ट्रिक हमारी? 1.14 डिवाइड की बटन, इक्वल की बटन 5 टाइम्स और GT, इससे फैक्टर मिल जाएगा और फिर फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1,05,000। तो उस हिसाब से बताइए मुझे, अगले साल से लेके 5 साल तक जो 1,05,000 मिलने वाला है उसको अगर 14% से डिस्काउंटिंग कर दूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? सर इट विल बी 1.14 डिवाइड 1 2 3 4 5 GT into 1,05,000 which is 360,473.5। अब देखिए लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा फायदेमंद है। बेचने में उसे 360 मिल रहे हैं और लीज पे देने पे उसे 360,473.5 मिल रहे हैं। तो दोनों में से किसकी प्रेजेंट वैल्यू हाई है? लीज आउट करने की। मतलब लीज का एग्रीमेंट कंपनी के लिए फेवरेबल है क्या? यस। इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? यस। तो लीज पे देने का एग्रीमेंट कंपनी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इंटरेस्ट हटाने के बाद भी जो आज की वैल्यू आ रही है ना, वो भी 360 से बड़ी है। तो बढ़िया यार, अच्छी बात है। सो या हियर वी विल डिसाइड दैट वी विल गो विद द लीज। तो यहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वी विल चूज द लीजिंग ऑप्शन। दिमाग की बत्ती चलाइए अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो। देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे अब अगले एग्जांपल में, ठीक है। पहले इस वाले एग्जांपल का कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग। अरे जल्दी भाइयों और बहनों, डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, वेरी गुड चित्रा। तो एक सिंपल फंडा हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी दो चीजों के बीच में कोई डिसीजन लेना हो ना, पहले दोनों के कैश फ्लो को बराबर में लेके आना, प्रेजेंट में लेके आना। यहां देखो, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट में बैठा हुआ था, लेकिन यहां जो तुमको किराया मिल रहा है ना, रेंट मिल रहा है, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो इन सबको प्रेजेंट में लाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो आपने देख लिया कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से तुम लीजिंग के क्वेश्चंस में हेल्प ले रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, और डिसीजन लेने में तुम्हें मदद मिल रही है। चलो अगला क्वेश्चन। अ कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000, या फिर उसी मशीन को वो लीज पे ले ले 4 साल के लिए और लीज का रेट होगा 1,250। बताओ विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब ये जो सवाल आया है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है? सर, जिस व्यक्ति को मशीन की जरूरत होगी वही तो सोचेगा ना कि खरीदूं या फिर लीज पे ले लूं। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमको। इन दिस क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ व्यू इज लेसी।
तो यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के मद्देनजर हो रही है सर। फाइन। नाउ टू थिंग्स, अगेन टू थिंग्स। पहली चीज, या तो 4,000 रुपए का फुल पेमेंट कर दूं मैं, मतलब अगर मैं बाय करने जाता हूं तो पहले ही साल पूरे 4,000 रुपए पे कर दूं, तो यहां तो 4,000 की कॉस्ट हो गई और ये ऑलरेडी प्रेजेंट में बैठी हुई है। दूसरा आता है लीज पे ले लूं। अगर लीज पे लूंगा तो आज तो कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन ईयर 1 के एंड में मुझे पे करना पड़ेगा 1250 रुपीज, ईयर 2 के एंड में मुझे पे करना पड़ेगा 1250 रुपीज, ईयर 3 के एंड में मुझे पे करना पड़ेगा 1250 रुपीज, और ईयर 4 के एंड में मुझे पे करना पड़ेगा 1250 रुपीज, 4 बार। अगर मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा कोई चीज पता ही नहीं होता तो मैं क्या बोलता पता? अगर मैं उतना नॉलेजेबल नहीं होते तो तुम क्या बोलते? सर 1250 इंटू 4 मतलब 6,000 और ये 4,000, तो सर कितना महंगा पड़ रहा है लीज में लेना, सर खरीद लो खरीद लो खरीद लो, खरीदने में तो सिर्फ 4,000 में आ जाएगा, लीज पे लेंगे तो कितना महंगा पड़ रहा है। अरे भाई ये y1 y2 y3 y4 की वैल्यू है, पहले इसको प्रेजेंट में लाओगे फिर कंपेयर करोगे बाय वाली वैल्यू के साथ। तो चलिए फटाफट सभी लोग निकालिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। तो जो लीज रेंटल तुमको पे करने पड़ेंगे उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी 1250 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1234, 4 इंस्टॉलमेंट्स, और इंटरेस्ट रेट तुम्हारा हो जाएगा 14%। चलिए भाई कैलकुलेटर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसको। सो 1.14 डिवाइड 1234 GT इंटू 1250 विच इज 3642। तो आंसर विल बी 3642। अब मुझे बताइए क्या फायदेमंद है? सर लीज पे लेने में मात्र 3,642 और खरीदने में 4,000, मैं तो लीज को चूज करूंगा। तो विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल? तो मैं लिख दूंगा लीज इज प्रेफरेबल। फिर से आपने देख लिया कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला तुमको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। सो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर यू आर एक्चुअली टेकिंग द रियल लाइफ डिसीजंस। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए स्कैन दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ यू आर क्लियर अबाउट इट। दिमाग की बत्ती जलाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। I tried so hard and got so far, in the end it doesn't even matter. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ू। ठीक, कूल। ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 16। अ पर्सन वांट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज फॉर अ 10-year पीरियड. It has a fixed rent of 1272 per annum payable starting from the end. Suppose rate of interest is 10% per annum compounded annually on which money can be invested. To whom this agreement is favorable? Favor of lessee, favor of lessor, not for both or cannot be determined. थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा खुद से सोचोगे, ट्राई करोगे। मैं एक बार समझाता हूँ, इसकी लैंग्वेज समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो है लीज आउट करना चाहता है मशीन 5 लाख रुपए में, तो मशीन वैसे 5 लाख रुपए में खरीदी जा सकती है अभी, और अगर लीज पे ली जाएगी ना तो इतने रुपए आएगा 1272 फॉर द 10 years पीरियड। ठीक है, अब तुमको ये बताना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ये एग्रीमेंट किसके लिए फेवरेबल है। अब मुझे यहां पर एक लोचा समझ में आ रहा है, और वो लोचा ये समझ में आ रहा है कि इतना छोटा कैसे रेंट हो सकता है, इतना कम रेंट नहीं हो सकता भाई। हाउ कैन द रेंट बी सो लो? चलो तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी, छोड़ो। वैसे भी यार इतना ज्यादा अपन लोगों को लीज वीज वाले में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरे को डेटा गलत लग रहा है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, राजा शेखर क्या पूछ रहे हैं? वाइल सेलिंग लीज प्रेजेंट वैल्यू शुड बी मोर एंड वाइल परचेजिंग लीज प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस। राजा शेखर बहुत सिंपल, कॉमन सेंस रखो तुम, देखो कॉमन सेंस रखो। जब मैं एक लेसर हूं ना तो मुझे लीज की इनकम हो रही है, इनकम, और कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम ज्यादा चाहेगा तो बेच के ज्यादा इनकम हो रही है या लीज पे डालने पे ज्यादा इनकम हो रही है? सर लीज पे ज्यादा इनकम हो रही है, तो जो लेसर होगा ना वो ज्यादा की तरफ भागेगा, उसको ज्यादा इनकम चाहिए। और लेसी, जब तुम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हो तो लेसी के लिए लीज रेंटल कॉस्ट है, ये दोनों उसके लिए कॉस्ट है।
तो वो उस वाले ऑप्शन को चूज करेगा जहां कॉस्ट लो होगी। एक बायर सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश करता है और एक सेलर महंगे से महंगा बेचने की कोशिश करता है। अगर ये कॉमन सेंस दिमाग में रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलो शेख मोहम्मद अफान, मजा आ गया, वेरी गुड। जिनके पास कैलकुलेटर में जीटी का ऑप्शन नहीं उनके लिए शॉर्टकट बताइए। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, तुम्हारा सवाल गलत है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक ही शॉर्टकट है और वो जीटी की बटन से ही आता है। सो अगर आपके पास जीटी का बटन नहीं है तो आप लोग रेगुलर फॉर्मूला लगा सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू का शॉर्टकट कैसे लगाओगे? देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक ब्रो, नो शॉर्ट ट्रिक, देन यू हैव टू चेंज योर कैलसी। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, तो पहला डिसीजन हमारा हो गया डन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, लीजिंग डन। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सामान्य शब्दों में आपसे मैं बोलूं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खरीदना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेगुलर के खर्चे, जनरल खर्चे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसका फायदा तुमको सालों साल तक मिलता रहता है, जिसको तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट की तरह लेते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिसीजन लेते समय दो चीजें देखनी होती हैं कि वो एसेट कितने रुपए की आ रही है कॉस्ट, और उससे बेनिफिट कितना मिलने वाला है। अब लेकिन क्या फर्क होता है ना दोनों में, कॉस्ट तो तुम्हारी आज लग जाती है लेकिन बेनिफिट्स उससे फ्यूचर में मिलते हैं। तो बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है और कॉस्ट के साथ कंपेयर की जाती है। अगर कॉस्ट कम है और बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो मशीन खरीद लो, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कम है तो फिर मशीन मत खरीदो। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। एक मशीन जिसे आप परचेज कर सकते हो 50,000 रुपीज में, मशीन आपको 12,000 रुपए पर ईयर नेक्स्ट 5 साल तक आपको फायदा देगी, कंट्रीब्यूट करेगी। आज आपने मशीन खरीदी 50,000 की, आने वाले 5 सालों तक मशीन आपको 12,000 का फायदा देगी हर साल, एवरी ईयर। Assume the borrowing cost was 10% per annum compounded annually. बताइए whether this machine should be purchased or not. तो मैंने बोला फिर भी वही दो बातें। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ मशीन, सर कॉस्ट ऑफ मशीन है मेरी 50,000, सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए ना। इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि ये तो तुमने आज खर्च किया होगा, इट्स ऑलरेडी ए प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जो मशीन से होने वाले बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स, सो बेनिफिट्स फ्रॉम द मशीन विल बी व्हाट? आज तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, 1 ईयर के एंड में 12,000 रुपए का फायदा होगा, सेकेंड ईयर के एंड में 12,000 का फायदा होगा, और इस तरीके से 5th ईयर के एंड तक फिर 12,000 रुपए का फायदा होगा। सो एवरी ईयर 12,000 का फायदा फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 5। तो मैंने बोला क्या मैं सीधे ये 60,000 को कंपेयर कर दूं 50,000 से? गलत, ये अलग अलग ईयर में बैठे हुए हैं, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। चलो, सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स? सर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 12,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 years फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट इज गिवन? 10%। सॉल्व कर दो भाई, बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 GT इंटू 12,000 विच इज कमिंग टू 45,489.44। वेरी नाइस। अब बताओ मुझे, सर खरीदने में 50,000 लग रहे हैं और उससे जो फायदा मिलेगा वो सिर्फ 45,000 का है, मतलब नहीं है भाई। डू नॉट परचेज द मशीन। तो एडवाइस क्या आएगी तुम्हारी यहां पर? एडवाइस, तो यहां हमारी एडवाइस रहेगी मशीन शुड नॉट बी परचेज्ड। मशीन शुड नॉट बी परचेज्ड, समझे आप? मशीन परचेज नहीं करनी चाहिए। शेख मोहम्मद, आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो पिछली वाली रिकॉर्डिंग से, क्योंकि इसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवाने वाला हूं मैं जहां प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, तो वो आप कर सकते हो भाई। सो एवरीवन, क्या आपको समझ में आया? बड़ा सिंपल फंडा है भाई। मैं मशीन खरीदने जाता हूं तो मैं अपने फायदे और नुकसान देखता हूं।
मशीन को खरीदने में मुझे इतना खर्च हो रहा है 50,000 का, और मशीन से फायदे हो रहे हैं 45,000 के। जब फायदा कम हो रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है, नहीं खरीदना चाहिए, शुड नॉट बी परचेस। दिमाग की बत्ती जलाइए, वेरी सिंपल। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, और इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इसको भी एकदम सिंप्लीफाई करके मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं बॉन्ड के बारे में थोड़ी कुछ बातें तुमको बता दूं ऑलरेडी। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन। सो इसको समझते हैं ना पहले। तो सबसे पहले हमको समझना है बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड, तो बेटा आप लोगों ने ना अकाउंट्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, डिबेंचर। तो डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, सब एक ही जैसी चीज है। बेसिकली इन सब के अंदर क्या होता है, एक कंपनी होती है और एक तरफ पब्लिक होती है, पब्लिक, लार्ज पब्लिक। कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी को अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, तो पब्लिक से वो फंड्स लेती है, और उसके बदले में पब्लिक को वो एक डॉक्यूमेंट देती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड या डिबेंचर। बॉन्ड या डिबेंचर करके एक डॉक्यूमेंट देती है। अब वो डॉक्यूमेंट में कंपनी क्या लिखती है, इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक फेस वैल्यू लिखी होगी कि भाई आपका जो बॉन्ड है वो मान लो 10,000 रुपीज का है, फेस वैल्यू उसकी। और फिर लिखा होता है कि इसका कूपन रेट, कूपन रेट मतलब जिसके पास भी ये बॉन्ड वाला डॉक्यूमेंट होगा वो ऑफिस आके इंटरेस्ट ले जा सकता है हर साल, लेट्स से 8% पर एनम, इतने का इंटरेस्ट ले जा सकता है। और ये बॉन्ड जो है वो रिडीम होगा या मैच्योर होगा एट पार, और इसकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वो है मान लीजिए 3 इयर्स की। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट पूरा दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट का मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होती है वो ध्यान से सुनिएगा। उस डॉक्यूमेंट की फेस वैल्यू क्या है, क्या मतलब होता है बताऊंगा उसका मतलब। उस डॉक्यूमेंट पर कितना इंटरेस्ट इंसान को मिलता है, जो उस डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 8% का। और इस डॉक्यूमेंट को 3 साल के बाद अगर वापस करोगे ना तो पार पे रिडीम हो जाएगा। पार पे मतलब जितनी फेस वैल्यू उतना ही वैल्यू वापस मिल जाएगा। अब देखो भाई, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जैसे एसेट भी एक इन्वेस्टमेंट थी, जो तुम मशीन खरीदने जा रहे थे वो भी इन्वेस्टमेंट थी, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी 2 चीजें होंगी। सबसे पहली मैं निकालता हूं बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं मेरे को, बेनिफिट्स। तो मैंने बोला बेनिफिट्स मेरे को ईयर 0 में तो कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे ईयर 0 में। ईयर 1 में मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तुमको कितना इंटरेस्ट कंपनी देगी, जिसने तुमसे बॉन्ड लिया है ना, जिसने तुम्हारे साथ बॉन्ड साइन किया है, वो कंपनी तुमको कितना इंटरेस्ट देगी। सर जो भी फेस वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है 8% और फेस वैल्यू है 10,000। तो बताइए 10,000 का 8% कितना आता है। सर 800 रुपीज। ये हो जाएगा बेनिफिट का पहला, ईयर 1 का बेनिफिट। फिर आती ईयर 2 की बात, सेम फिर से 800 मिल जाएगा। फिर से ईयर 3 फिर से 800 मिल जाएगा। ये तो होगा इंटरेस्ट वाले बेनिफिट, ये सारे इंटरेस्ट वाले थे। फिर क्योंकि 3 साल के बाद बॉन्ड को रिडीम करना है, मतलब बॉन्ड का एक्सपायरी खत्म होने वाला है, तो जैसे ही तुम बॉन्ड को कंपनी में लेके जाओगे कंपनी तुमको पूरा 10,000 रुपए वापस कर देगी। तो ईयर 3 के एंड में 10,000 और मिल जाएंगे। अब देखो तुमको 2 टाइप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर यहां से यहां तक देखने जाऊं तो इंटरेस्ट, और अगर सिर्फ यहां देखने जाऊं तो मैच्योरिटी या रिडीम, रिडीम वैल्यू या मैच्योरिटी भी बोलते हैं उसे। सो 2 टाइप के बेनिफिट हैं। अब मुझे इस पूरे बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, बड़ा सिंपल है सर। देखो इस पूरे ट्रांजैक्शन में 2 टाइप की चीजें हैं। एक तो 800 रुपए एन्यूटी है, ये जो इंटरेस्ट है तुम्हारी वो एन्यूटी फॉर्मेट में है, लेकिन जो तुमको 3 साल के एंड में पैसा मिल रहा है ना 1000, इट्स अ सिंगल कैश फ्लो, इट्स अ सिंगल कैश फ्लो। तो जब तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स निकालने जाओगे
तो ऐसे केस में तुमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 800 रुपीज अगर तुमको 3 साल तक मिल रहे हैं, अच्छा एक डिस्काउंटिंग रेट अलग से दी होती है क्वेश्चन में, डिस्काउंटिंग रेट, जिस रेट से तुम डिस्काउंटिंग करोगे वो मान लेता हूं मैं दिया हुआ है 10% पर एनम। कंफ्यूज मत होना, ये वाला रेट तो वो है जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, और ये डिस्काउंटिंग रेट तो कंपनी का इंटरनल मैटर होता है। ये अलग क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी अलग क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दोनों चीजें अलग अलग दी हुई होंगी। अब सुनो, 3 इंटू 10%, तो यहां तो तुम्हें डिस्काउंटिंग करनी है। देखो 8% का यूज करके तुम इंटरेस्ट निकाल चुके हो, लेकिन ये वाला जो रेट है इसका यूज करके तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। तो ये एक प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी तुम्हारी इंटरेस्ट वाली, प्लस प्लस जो ये 10,000 रुपए है सीधे 3 साल के एंड में मिलेगा। तो 3 साल के एंड में मिलने वाले 10,000 रुपए की आज की वैल्यू हो जाएगी 10,000 अपॉन 1.10 का पावर 3। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 का पावर 3, 10,000 डिवाइडेड बाय, याद आ रहा है कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करनी होती है सिंगल कैश फ्लो की, तो जितने साल बाद वो आने वाला है उतने साल से उसको पीछे कर देते हैं। तो 10,000 रुपए 3 साल बाद मिलने वाला है, तो 3 साल की डिस्काउंटिंग कर दी। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल दो, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ऊपर वाले की वैल्यू निकालते, 1.1 डिवाइड 123 GT इंटू 800। सर इसकी वैल्यू आ रही 1989.48 और इसकी वैल्यू आ रही है 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 7513.14। तो टोटल क्या आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 9502.62। अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉन्ड को खरीदने से मुझे जो फायदे हो रहे हैं वो 9,500 रुपीज के फायदे हो रहे हैं। इस बॉन्ड को खरीदने से मुझे फायदे 9,500 रुपीज के हो रहे हैं। तो इस बॉन्ड को मैं तभी खरीदूंगा अगर इस बॉन्ड की खरीदने की प्राइस, इशू प्राइस 9,502 रुपीज से कम की होगी, वरना नहीं खरीदूंगा। अगर तुमसे कोई बोलता है कि ये बॉन्ड 10,000 रुपए का बेच रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं लेना, कोई मतलब ही नहीं है। तुमसे कोई बोलेगा कि ये बॉन्ड 9,800 रुपीज का मिल रहा है, मैं बोला नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुमसे कोई बोलता है कि ये बॉन्ड 9,400 रुपीज का मिल रहा है मार्केट में, तो तुम ले लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट से ज्यादा आएगा तुम्हारा बेनिफिट। तो तुम्हें बस ये इंश्योर करना है कि बेनिफिट ऊपर रहे, कभी बेनिफिट से ऊपर कॉस्ट ना चली जाए। तो इसलिए तुम कभी भी जो है इशू प्राइस इस बेनिफिट से नीचे नहीं ले जाने दोगे। अब मैं इस पूरी बात को फिर से समझाता हूं, क्योंकि कई लोग ना पूरा कंप्लीट होने से पहले डाउट थ्रो करने लगते हैं। इसमें आपका नुकसान है बेटा। मैं तो वैसे भी रिपीट करता हूं, आपने तो हैबिट देखी मेरी, और आपकी बातें सुनता हूं फिर रिपीट करता हूं। तो आप लोगों को ना एक बार कोई चीज कंप्लीट होने देनी चाहिए। बीच बीच में बोलने से आपको डिस्टर्बेंस होगा, मैं तो इग्नोर कर दूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए फिर से, एक बॉन्ड क्या होता है? सर बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट है, किसके बीच में बनता है? कंपनी और पब्लिक के बीच में। पब्लिक पैसा देती है कंपनी को और कंपनी उसको एक प्रॉमिस करती है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रॉमिस करती है। बॉन्ड और डिबेंचर सेम चीज होती है। उस बॉन्ड के डॉक्यूमेंट में 3-4 चीजें लिखी होती हैं कि ये जो हम आपको पेपर दे रहे हैं ये 10,000 रुपए का है, इसकी वैल्यू, भले हमने आपको 9,000 में बेचा है, लेकिन इस पेपर की वैल्यू 10,000 की है। तो 3 साल बाद जब आप ये पेपर लेके आओगे, हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ जब तक आप इस पेपर को होल्ड करोगे 3 साल तक, हर साल हम आपको इस 10,000 पे 8% का इंटरेस्ट भी देंगे। तो जो भी बॉन्ड होल्डर होगा, जिसने बॉन्ड खरीदा होगा, उसको क्या क्या फायदे होने हैं ये पूछ रहा हूं मैं। तो मैंने बोला उसको पहले साल के एंड में 10,000 का 8%, 800 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर के एंड में फिर 800 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर के एंड में फिर 800 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और आखिरकार थर्ड ईयर में ये पूरा जब वो डॉक्यूमेंट वापस कर देगा तो पूरे पैसे 10,000 वापस मिल जाएंगे। रिडीमेबल एट पार, पार लिखा है मतलब सेम टू सेम वैल्यू वापस मिल जाएगी। अब ये जो पूरा बेनिफिट है ना, इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये पूरा 800 800 800 800 800 होता तो एक ही फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता। पर यहां पर ना 2 टाइप के ट्रांजैक्शन है। देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है सेम अमाउंट का, तो ये तो एक तरह की एन्युटी हो गई। लेकिन थर्ड ईयर में 10,000 रुपए और मिल रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, वो एक अलग सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया। तो मैंने क्या बोला, इसको अलग डिस्काउंट कर लेता हूं, इसकी अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं, और इन तीनों की एक साथ प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं शॉर्ट में। चारों की अलग अलग निकालने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों का एन्युटी फॉर्मूला लगा के कर देता हूं और इसका सिंगल वाला फॉर्मूला लगा के कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, 800 रुपए 3 बार
जो मिलने वाले हैं उसकी एन्यूटी वाली डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, और जो आखिरी में तीसरे साल में 10,000 रुपए सिंगल मिलने वाले हैं उसकी एक सिंगल 3 साल की डिस्काउंटिंग कर दी। तो यहाँ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला, यहाँ एन्यूटी का फॉर्मूला, दोनों को प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो पता चल गया कि ये जो बॉन्ड मैं खरीदने जा रहा हूं इससे मुझे फायदा होने वाला 9502 रुपीज का। तो ये बॉन्ड मैं तभी खरीदूंगा अगर ये 9500 रुपीज से कम का आएगा, मतलब 9502 से कम इसकी परचेस प्राइस होगी, देन ओनली आई विल बाय दिस बॉन्ड, अदरवाइज नो। अभी आपको शायद ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लैरिटी और आ जाएगी। तो ये रहा सर पेज नंबर 4.35, एग्जांपल नंबर 40। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3 ईयर 1000 पार वैल्यू बॉन्ड। एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि वो 3 साल का 1000 रुपए की पार वैल्यू वाला बॉन्ड खरीदे जिसमें इंटरेस्ट मिले 10%। तो देखो 1000 रुपए बॉन्ड की फेस वैल्यू है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, और उस बॉन्ड पे 10% का इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हर साल जिसके पास भी बॉन्ड होगा ना उसको 100 रुपए मिलेंगे। अब पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस बॉन्ड शुड बी परचेज नाउ इफ इट इज मैच्योर्स एट पार। इसकी मैच्योरिटी भी पार पे हो रही है, मतलब जब 3 साल खत्म होंगे तो 1000 रुपए पूरे मिल जाएंगे, और इन्वेस्टर को 14% का रिटर्न चाहिए। तो जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखा होता है उसी को डिस्काउंटिंग रेट मानते हैं। तो अब देखिए सर करते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा सर, सबसे पहले मेरे बेनिफिट्स। तो मैंने बोला मेरे बेनिफिट्स 2 टाइप के हैं। ईयर 0 में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ईयर 1 में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपए की पार वैल्यू के ऊपर 10% का नॉमिनल रेट, 100 रुपए का इंटरेस्ट। ये कब तक मिलेगा सर? फर्स्ट ईयर भी मिलेगा, सेकेंड ईयर भी मिलेगा एंड थर्ड ईयर भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब ये 3 चीज तुम्हारी आ गई, फिर थर्ड ईयर में तुम्हारा बॉन्ड पूरा खत्म हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। जब तुम उस बॉन्ड को कंपनी को दोगे तो कंपनी तुमको 1000 रुपए वापस कर देगी। अब मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 चीजों की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? एन्यूटी के फॉर्मूले से, क्योंकि ये तीनों सेम फिगर है ना। सर आपने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया इसमें? भाई एन्यूटी का मतलब भूल गए क्या? एन्यूटी का मतलब है इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की हो तभी एन्यूटी का फॉर्मूला लगता है। तो ये 3 को मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी के फॉर्मूले से डिस्काउंट कर दिया, और ये आखिरी में तीसरे साल में जो 1000 रुपए अलग से मिल रहा है ना, ये बार बार थोड़ी मिल रहा है, ये तो एक वन टाइम रिसीट है ना, वन टाइम रिसीट। तो वन टाइम अगर कोई चीज मिलती है तो सिंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। अब अगर तुम्हें इस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो तुम कैसे निकालोगे? 2 स्टेप में निकालोगे। पहले तुम लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹100 for 3 years plus present value of maturity value of 1000। गोयल तुम ये बार बार बोल रहे हो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं ऐसा अलग से, बाकी समझा चुका हूं 3 बार। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 1000 जो कि एक सिंगल अमाउंट हमको मिलने वाला है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग फॉर्मूले से निकलेगी, इसकी अलग से निकलेगी, क्योंकि एन्यूटी है, ये सिंगल है। इसमें कैसे निकालोगे? 100 रुपीज इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर 3 ईयर्स, रेट ऑफ रिटर्न है 14%। और सिंगल कैश फ्लो में क्या करते हैं? जिस भी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है उसको डिवाइड कर दो 1 + i की पावर n से, 1.14 की पावर 3 से। 3 साल है ना, फॉर्मूला ही भूल गए क्या सिंगल कैश फ्लो वाला? 1.14 की पावर 3। जिस भी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना होता है उसको 1 + i की पावर n से डिवाइड कर देते हैं सिंगल कैश फ्लो के केस में। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया हमने, तो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? 1.14 डिवाइड 123 GT इंटू 100, सर ये आ रहा है 232 रुपीज 0.16 पैसा। और ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 1.14, 1 2 3 674.97। और जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 907.13। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ। किस प्राइस पर तुम अभी बॉन्ड परचेज करने को रेडी हो जाओगे? मैंने बोला अगर प्राइस मेरा लेस देन 907.13 होगा तो ही मैं परचेज करूंगा, अन्यथा नहीं। 907.13 से ऊपर हुआ तो नहीं खरीदूंगा। सो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 907.13, देन ओनली आई विल परचेज द बॉन्ड, अदरवाइज आई विल नॉट परचेज द बॉन्ड। क्योंकि इस बॉन्ड को खरीद के मुझे ये फायदे हो रहे हैं, और उन सारे फायदे की आज की वैल्यू इतनी है
तो आज मैं जो पैसा लगाऊंगा वो इससे ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। तो इस इतना या इससे कम का अगर बॉन्ड खरीदने में आ रहा होगा तो ही खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। दैट्स इट भाई। एक बार स्कैन कर लो और बताओ समझ में आया कि नहीं। गुड भाई, गुड। नहीं तो यहां पर जैसे बच्चे तुम बोल रहे हो कि इट इज नॉट प्रेफरेबल टू बाय, तो अभी क्वेश्चन में दिया कहां है परचेस प्राइस? प्राइस ही नहीं दिया ना। हाँ, अगर ऑप्शंस में दे देता कि ये बॉन्ड, या फिर क्वेश्चन में दे देता कि ये बॉन्ड 920 रुपए का बिक रहा है, तो फिर तुम बोल देते कि नहीं लेना। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि ये बॉन्ड 900 रुपए का बिक रहा है, तो तुम बोलते हैं ठीक है खरीद लेते हैं, चलो वैसा। ठीक है, फाइन सर, परफेक्ट। अब अदर कॉन्सेप्ट्स। तो भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, 45 मिनट्स में आपने ये वाला पार्ट तो मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट तो हो गया सर, 1 2 3। अब हम लोग आ रहे हैं अदर कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, अदर कॉन्सेप्ट्स पर, वो भी बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फंडा भले नया है लेकिन फॉर्मूलेस बहुत इजी है। सबसे पहले आता है परपेचुटी। अब परपेचुटी वर्ड का मीनिंग समझिए दोस्तों। परपेचुटी वर्ड का मीनिंग बड़ा सिंपल है, परपेचुअल प्लस एन्यूटी। परपेचुअल का मतलब होता है सदा के लिए, फॉर एवर। और एन्यूटी का मतलब तो आप जानते ही हो। तो एन्यूटी की जब आप डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ रहे थे तो आपने 3 चीजें देखी थी, सेम इंस्टॉलमेंट, सेम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट, हाँ, दूसरा सेम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेगुलर, रेगुलर विदाउट गैप, एंड फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ये 3 फीचर्स थे एन्यूटी के, ये 3 फीचर्स थे एन्यूटी के। अब इसमें से ये 2 फीचर तो सेम रहेंगे, बस तीसरे वाले फीचर को बदल दो, उसको फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट कर दोगे ना, तो अब वो एन्यूटी की जगह परपेचुटी कहला जाएगा। ओ, तो अगर एक सेम इंस्टॉलमेंट रिसीव या पे हो रही है, रेगुलरली हो रही है, लेकिन एक फाइनाइट पीरियड के नहीं, एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल एन्यूटी, मतलब परपेचुटी। तो परपेचुअल का मतलब होता है फॉर एवर, तो उससे याद आना चाहिए परपेचुटी, परपेचुअल, परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट समय तक चलने वाले इंस्टॉलमेंट्स जिसमें सेम अमाउंट हो और रेगुलर हो, तो उसे परपेचुटी कहा जाता है। पहले नाम का मतलब समझ लिया हम लोगों ने। अब देखो भाई, 2 बातें होती हैं। जब तुमने एन्यूटी पढ़ा था तो तुमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, या तो फ्यूचर वैल्यू निकालना या प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करूं तो फ्यूचर वैल्यू तो तभी निकलती है जब फ्यूचर वैल्यू का पॉइंट पता हो कि भाई 6 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू निकालना है, या 20 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू निकालना है, या 15 साल के बाद की निकालना है। पर यहां तो फ्यूचर वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स ही नहीं है ना, इनफाइनाइट टाइम पीरियड है। तो सर कभी भी परपेचुटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, कभी भी परपेचुटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो सर क्या निकाल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी 100 इंस्टॉलमेंट हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, प्रेजेंट तो आज ही कहलाएगा ना, प्रेजेंट कोई फ्यूचर पीरियड में तो होगा नहीं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा ईजी है, इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय आई। बस सर फैक्टर वैक्टर, अरे कुछ नहीं। अगर परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, तो पहली इंस्टॉलमेंट को सिर्फ आई से डिवाइड कर दो, सिर्फ आई से। लेट्स सी द एग्जांपल। Ramesh wants to retire and receive 3,000 rupees per month. He wants to pass this monthly payment to future generation after his death. He can earn interest of 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve the perpetuity goal? तो बताइए इस परपेचुटी को बनाने के लिए आज कितने पैसे उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। मतलब ये पूरे फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स की आज की वैल्यू क्या है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो 2 चीजों की जरूरत है। पहले अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सर 3,000 रुपीज
पर मंथ, ध्यान दीजिएगा, पर एनम नहीं, पर मंथ है। अब क्योंकि ये पर मंथ हो गया तो तुम जो आई की वैल्यू निकालोगे ना वो मंथली बेसिस पे निकालनी पड़ेगी। तो 8% पर एनम है, उसको 12 से डिवाइड कर दो, 8% डिवाइडेड बाय 12 मतलब 0.006666 लाइक दिस, 8% डिवाइडेड बाय 12। अब जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, तो इस परपेचुटी की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी दोस्तों दैट विल बी 3000 रुपीज पर मंथ डिवाइडेड बाय 0.0066666666 चलने दो पूरा का पूरा, तो 8/12/100 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3000, सर ये आ रहा 4.5 लाख रुपए। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी। ठीक है, तो भले एक कॉन्सेप्ट नया हो, भले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो, लेकिन द एंड कंक्लूजन इज दैट कि जब भी परपेचुटी का सवाल आता है एक ही फॉर्मूला पॉसिबल है उसमें, प्रेजेंट वैल्यू, और उसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय आई। सर आई की वैल्यू आपने 8% क्यों नहीं ली? अगर ये पर एनम लिखा होता तो 8% ले लेता, ये पर मंथ लिखा था तो इसको भी मंथली कराना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलमेंट मंथली होगी तो कंपाउंडिंग भी मंथली होगी, सिंपल फंडा है। ठीक है, चलो अब आता है ग्रोइंग परपेचुटी। फिर से मैं चीजों को चेंज करता हूं, सर कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट रेगुलर बेसिस एंड फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ये किसके फीचर्स हैं? ये एन्युटी के फीचर्स हैं। अब इसमें अगर मैं फाइनाइट को इनफाइनाइट कर देता हूं तो ये परपेचुटी बन जाता है, जो पिछला वाला था। फाइनाइट को इनफाइनाइट कर देता हूं तो एन्युटी की जगह परपेचुटी बन जाता है। वही अगर मैं कांस्टेंट की जगह ग्रोइंग कर देता हूं, ग्रोइंग मतलब मेरी इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, एक सेम रेट से ग्रो कर रही है, ग्रोइंग एट द सेम रेट, तो एन्युटी और परपेचुटी में एक इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती थी कि बस सेम 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 इंस्टॉलमेंट। यहां पर जो इंस्टॉलमेंट है वो भी ग्रो कर रही है, वो भी फिक्स नहीं है, वो भी फिक्स नहीं है। तो इसको कहा जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो परपेचुटी, और क्योंकि ग्रोइंग है तो ग्रोइंग परपेचुटी। यही ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब है। तो आप तीन चीज समझ चुके हो, एन्युटी मतलब सेम इंस्टॉलमेंट रेगुलरली फॉर फाइनाइट पीरियड, परपेचुटी मतलब सेम इंस्टॉलमेंट रेगुलरली फॉर इनफाइनाइट पीरियड, और ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब है ग्रोइंग इंस्टॉलमेंट फॉर रेगुलर बेसिस फॉर इनफाइनाइट पीरियड। डन 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 डन। ओके, अब फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। अब आई को तो तुम जानते हो एडजस्टेड इंटरेस्ट, लेकिन जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है जिस रेट से इंस्टॉलमेंट ग्रो कर रही है, ग्रोथ रेट। जी म्हणजे ग्रोथ रेट, तो एक हो गया इंटरेस्ट रेट और एक हो गया ग्रोथ रेट। किस चीज की ग्रोथ सर? जिस रेट से इंस्टॉलमेंट ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है 50,000 और मान लो कि इंस्टॉलमेंट की ग्रोथ हो रही है 10%, तो अगले साल अगले ईयर की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 55,000, अगले ईयर की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 60,500, 10% से ग्रो कर रही है। तो जिस रेट से तुम्हारा इंस्टॉलमेंट ग्रो कर रहा है उसको बोलेंगे ग्रोथ रेट। और जो तुम्हारा क्वेश्चन में आई दिया होगा वो तो है ही आई, डिस्काउंटिंग रेट, तो ए आई अपॉन आई माइनस जी। तो देखिए, अज्यूम दैट द डिस्काउंट रेट इज 7%, मतलब आई की वैल्यू होगी 7%। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50 ग्रोइंग एट 5%, तो ग्रोथ रेट हो गया 5%, और फिर लिखा है फॉर एवर। तो देखो ग्रोइंग भी आ गया और फॉर एवर आ गया, मतलब ग्रोइंग परपेचुटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी विल बी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अपॉन आई माइनस जी। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तुम्हारा हो जाएगा ₹50 और आई की वैल्यू हो जाएगी 0.07 और ग्रोथ की वैल्यू हो जाएगी 0.05। तो 50/2%, 50 डिवाइडेड बाय 0.02, मतलब 2500 रुपीज जो है तुम्हारा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी हो जाएगा, 2500 रुपीज। ठीक है, चलो गुड।
ये देखो, assuming that the discounted rate is 7%, how much would you pay to receive 200 growing at 5% annually forever? फिर से वही AI upon I minus G, I minus G मतलब 7% minus 5%, तो 200 अपॉन 2%, 10,000, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सब क्या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बड़ा सिंपल फंडा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जो भी क्वेश्चन में फायदे और नुकसान दोनों दिए, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के नेट ऑफ कर दो। क्या समझे? फिर से बताता हूं क्या बोल रहा हूं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखो यार, अभी तक जो तुम एक मेरे साथ टॉपिक पढ़े थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां तुम क्या करते थे, जो भी तुम्हारे फायदे हो रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, और जो भी तुम्हारे खर्चे होते थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करते थे। तो हमने क्या बोल दिया, कंपेयर करने की बजाय फॉर्मूला बना देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फायदे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फायदे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, नुकसान। तो जो नेट वैल्यू बची, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो नेट वैल्यू बची अगर वो पॉजिटिव आ रही है मतलब इनफ्लो बड़ा है, तो डिसीजन को एक्सेप्ट कर दो। अगर इसका कैलकुलेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब आउटफ्लो बड़ा हो गया, मतलब पैसा ज्यादा रहा है और फायदा कम हो रहा है, तो डिसीजन रिजेक्ट कर दो। मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज तुमने समझी थी ना, बिल्कुल वही है, बस फॉर्मूले के फॉर्मेट में दे दिए। मोर देन और लेस देन चेक करने की बजाय फॉर्मूला बना दिया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का आंसर पॉजिटिव आता है मतलब इनफ्लो बड़ा है, और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का आंसर नेगेटिव आता है मतलब इनफ्लो छोटा है, आउटफ्लो बड़ा है। तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो एक्सेप्ट कर लेना, नेगेटिव आंसर आएगा तो रिजेक्ट कर देना प्रपोजल, सिंपल। ठीक, अब ये देखो, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज 55,000, ईयर 2 इज 80,000, ईयर 3 इज 15,000, कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये हो गए आई की वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट। अब देखो क्या हो रहा है, ईयर जीरो में कैश इनफ्लो तो कुछ भी नहीं है, इनफ्लो तो कुछ भी नहीं है। कैश आउटफ्लो कितना है सर? पहले साल में क्योंकि तुम एसेट खरीद लोगे, प्रोजेक्ट में पैसा लगा दोगे, तो 1 लाख रुपए तुम्हारे चले जाएंगे जेब से। लेकिन अब इस 1 लाख रुपए का फायदा दिखना चालू होगा फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हें 55,000 रुपीज का फायदा हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हारा 80,000 का फायदा हो जाएगा, और थर्ड ईयर के एंड में आपके पास 15,000 का एडवांटेज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? 55,000 का इनफ्लो, 80,000 का इनफ्लो और 15,000 का इनफ्लो। और आउटफ्लो की बात करूं तो आउटफ्लो सिर्फ पहले ईयर में हो गया, 0 ईयर में आज हो गया। अब मैं तुमसे दो चीजें पूछता हूं। सबसे पहले पूछता हूं, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? तो मैं बोलूंगा यहां मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहां मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट में है। ईयर 0 का मतलब ही प्रेजेंट होता है, ईयर 0 का मतलब ही प्रेजेंट होता है, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन ये जो मुझे फायदे हो रहे हैं ना, पहले साल में 55,000, दूसरे में 80, तीसरे में 15, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये मुझे निकालना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने में, क्या इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने में आप एन्यूटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो? टेल मी यस और नो। इज इट पॉसिबल टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एन्यूटी? क्या कहना है आपका, बताइए चैट बॉक्स में आंसर करके। हाँ चलेगा गोयल, वैसा भी चलेगा यार, छोड़ो उसको, उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है वो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं बाकी बच्चों से, क्या यहां पर मैं एन्यूटी का फॉर्मूला, सर एन्यूटी तो तभी लगेगा ना जब एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो, या तो इंस्टॉलमेंट ही बदल रही है। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे? मैनुअली करोगे। मैनुअली मतलब पहले साल का 55,000, उसमें 1 ईयर की डिस्काउंटिंग कर दूंगा, 1 ईयर की डिस्काउंटिंग। दूसरे साल में मिलने वाला 80,000, उसमें 2 ईयर की डिस्काउंटिंग कर दूंगा, और तीसरे साल में मिलने वाला 15,000, उसमें 3 ईयर्स की डिस्काउंटिंग कर दूंगा। क्या समझ रहे हो आप लोग? पहले साल के एंड में मिलने वाला 55,000 वो एक साल के एंड में मिल रहा है, तो उस सिंगल कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करूंगा तो 1 साल पीछे लाऊंगा। दूसरे साल में मिलने वाला 80,000 उसको 2 साल पीछे लाऊंगा,
और तीसरे साल के एंड में मिलने वाला 15,000 उसको 3 साल पीछे लाऊंगा। जब एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था एनयूटी के क्वेश्चंस, जहां पर मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मैं ऐसा ही तो करता था, फिर बाद में मैंने शॉर्टकट दिया था। बट फर्क यह था कि वहां पर सेम इंस्टॉलमेंट थी, इसलिए तो शॉर्टकट लग जा रहा था, मतलब एनयूटी का फॉर्मूला। यहां पर सेम इंस्टॉलमेंट नहीं है तो मैनुअली करना पड़ेगा और कोई चॉइस भी नहीं है। ठीक है भाई, अब इसको निकाल देते हैं सॉल्व करके। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1 m प्लस, ये आ रहा है 50,000। फिर आ रहा है 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, 66,115.7। और फिर है 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का 1 2 3 क्यूब, 11269.7। मेमोरी रिकॉल हो रहा है 127,385, 127,385। अब देखो भाई, जो फायदा हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 127,385, जो नुकसान हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख। तो बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 127,385 माइनस 1 लाख रुपीज। तो नेट आंसर क्या आ रहा है? नेट आंसर आ रहा है 27,385। अब ये जो 27,385 आ रहा है ये कहलाएगा तुम्हारा क्या? ये 27,385 कहलाएगा मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये पॉजिटिव है? यस, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सेप्ट द डिसीजन। हालांकि यहां पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं पूछा था, यहां पर तो सिर्फ हमसे एनपीवी पूछा था। तो एनपीवी हमारा 27,385 आ रहा है। ये हो गया एनपीवी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। ये जो एनपीवी टॉपिक है ना, सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर एनपीवी एकदम डिटेल में आने वाला है, तगड़े तरीके से। तो यहां पर सिर्फ एक ट्रेलर दिया हुआ है, वहां तो एनपीवी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको वहां करना भी पड़ेगा। तो अभी लोड मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है? अभी जितना रीजनेबल लेवल पे जरूरत था उतना अपन ने कर लिया है। रियल रेट ऑफ रिटर्न, कभी भी किसी क्वेश्चन में ना ऐसा दिया हो कि ये रेट ऑफ रिटर्न है और फिर इन्फ्लेशन अलग से लिखा हो तो माइनस कर देने का। जैसे मान ले तूने कहीं पर 1 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, और 5 साल में तेरे को अराउंड 13% पर एनम का रिटर्न मिल गया, लेकिन तुझे ये भी पता है कि 5 साल में महंगाई भी 5% से बढ़ गई है, तो भले रिटर्न 13% का मिला, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दूं तो मात्र 8% का रिटर्न कहलाएगा। तो कभी भी कोई रियल रेट पूछी जाए, चाहे रिटर्न की पूछी जाए, किसी की भी पूछी जाए रियल रेट, तो जो भी क्वेश्चन में नॉमिनल रेट दी हुई है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर देने का, बस। तो नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दोगे तो रियल रेट आ जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, इन्फ्लेशन इज 9%। तो बताइए अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी पी है तो 6 साल बाद हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा? रियल जीडीपी, रियल। तो मैंने बोला रियल जीडीपी निकालने के लिए मेरे को रियल ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। तो रियल ग्रोथ रेट विल बी नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 17% माइनस इन्फ्लेशन ऑफ 9%, विच इज 8% इज योर ग्रोथ रेट। तो रियल ग्रोथ रेट तुम्हारी होगी 8% की। अब बताओ व्हाट विल बी योर रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर्स। तो मैंने बोला 6 साल में, 6 साल की कंपाउंडिंग कर देता हूं। तो आज की जीडीपी अगर पी है तो 6 साल बाद की हो जाएगी पी 1 प्लस आई की पावर 6, मतलब पी 1.08 की पावर 6। तो कैलकुलेटर में इसको निकाल देते हैं, 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू पी, 1 इंटू 1.586, पी 1.5869, मतलब ऑप्शन है। ठीक है भाई, वैसा। तो इसमें सीखा क्या तुमने? नया ये वाला सीखा कि रियल रेट निकालनी हो किसी भी चीज की ना, तो नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन माइनस कर देने का। बाकी तो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का था नॉर्मल, बस रियल वाला वर्ड पता होना चाहिए था। ठीक है, फिर आता CAGR। CAGR का मतलब सिंपल होता है, कोई भी पैसा 100 रुपए से 210 रुपए पहुंच गया है, कितने सालों में? 1 2 3 सालों में। तो बताइए इसका एनुअल रेट क्या होगा? एनुअल कंपाउंडेड रेट। तो मैंने बोला सर आज जो चीज 100 है, मतलब इसको P मान लेता हूं, 3 साल बाद वो
उसको a मान लेता हूं, तो ऐसा लिख देता हूं 210 इज इक्वल्स टू 100 1 प्लस आई की पावर 3। अगर तुमने आई की वैल्यू निकाल दी तो इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब कई बच्चे जबरदस्ती CAGR से डरते हैं कि अरे बाप रे पता नहीं CAGR में क्या करना होगा। अरे कुछ नहीं करना होता, सॉरी, CAGR is simply the interest rate to be used in the CI formula। तो इनिशियल वैल्यू को प्रिंसिपल ले लिया, फाइनल वैल्यू को अमाउंट ले लिया, 1 प्लस आई की पावर जितना ड्यूरेशन है 1 2 3 साल का वो ले लिया। आई की वैल्यू अगर जो तुम निकालोगे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। निकाल दो भाई आई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 210 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर 3। तो 1 प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 2.1 का क्यूब रूट। अब 2.1 का क्यूब रूट हम लोग कैलकुलेटर की वाली ट्रिक से निकालते हैं, हिल क्लाइंबिंग मेथड से। तो 2.1 रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2805 आ रहा है। और यहां आ रहा है 1 प्लस आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0.2805 विच मीन्स 28.059 28.06% लाइक दिस 28.06% 28.06%। तो क्या CAGR एक फैंसी नेम है बस। CAGR का जिसने असली मतलब समझ लिया ना वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो CAGR का मतलब है कंपाउंड वाले कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली रेट। वही तो किया है मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, उसमें आई की वैल्यू निकाल दी, वही मेरा CAGR है कि एनुअली किस रेट से तुम्हारी अमाउंट ग्रो कर रही है, इसलिए उसका नाम है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। देखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट वाले साइड में CAGR करके टर्म बहुत बार यूज होता है। तो इसके साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा टॉपिक सारे के सारे कंप्लीट कर लिए एंड नाउ आई कैन से दैट यस ऑफिशियली our entire chapter is over with the extra things also। So I hope guys आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत ही एनर्जी के साथ आपने सेशन को अटेंड किया है। लेकिन ये सेशन कंप्लीट तब कहलाएगा जब इसमें दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से खुद भी करेंगे, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर भी बनना है। ठीक है, मैं आपका पथ प्रदर्शक हूं, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी ग्रिप तब बनेगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रिपोर्ट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे वीडियो एंड होता है, अपलोड होता है, कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना होमवर्क रिपोर्ट करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको बन गए और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बने हैं, ये जरूर लिखें। ठीक है जी, चलिए वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक, तो जो भी टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद एक और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी हो चुका है। तो स्टैट्स का तो 20 मार्क्स हमारा यूट्यूब में कंप्लीटली लाइव हो चुका है। अब ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये सारे टॉपिक मैंने YouTube में करवाए, इसके साथ एक टॉपिक इक्वेशंस मैंने स्पेशल क्लास में भी करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहां पर अपडेट कर दी है। तो जैसे ही आप ये वाली लिंक को डालोगे अपने ब्राउजर में, आपके सामने गूगल ड्राइव का फोल्डर आएगा, वहां पर एक ग्रीन कलर की शीट दिखेगी जिसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक। उस प्लेलिस्ट की लिंक को क्लिक करना और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पूरी ड्राइव का। अब मैं अपनी बैचेस के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूं। देखो बैचेस दो टाइप से आप मेरी देख सकते हो। अगर आपको CA फाउंडेशन मैथ एलआर स्टेट्स की कंप्लीट रेगुलर बैच हमारे ऐप में देखनी है तो दो तरीके से देख सकते हो। सर सबसे पहले ये बताइए यूट्यूब और वहां पर फर्क क्या है। यूट्यूब में हम स्टडी मटेरियल के मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आपके पास हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स नहीं होते, आप स्टडी मैथ से ही पढ़ रहे होते हो। ठीक है, आपको और दूसरी चीजों का जो एक प्रॉपर रूटीन नहीं मिल पाता यूट्यूब में, जो आपको वहां पर मिलता है बैच के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई मंजिल 2.0 बैच मैंने 12 जनवरी से शुरू करी थी। जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अभी उसमें स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हूं, आप वहां से जुड़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स को पूरा लाइव कर लो, बाकी को पैरेलली रिकॉर्डेड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ एक बैच के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ एक बैच के लिए नहीं ले रहे हो, तुमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सेस मिलेगा रेगुलर बैच का भी,
रेगुलर बैच खत्म होगी, उसके बाद एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी बैच का भी, उसके बाद 900 एमसीक्यू बैच का भी। मतलब भाई काफी काम की चीज है तुम्हारे लिए। और ये जो आखिरी की 2 चीजें हैं ना, ये भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाती है। तो जो बच्चे यूट्यूब में मोस्टली सिलेबस कर चुके हैं ना, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले लो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन की ये 2 बैच जरूर अटेंड करना। इससे अगर तुम्हारे 60 आ रहे होंगे ना, तो 80 नंबर आएंगे, 80 आ रहे होंगे तो 90 नंबर आएंगे, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे तुमको, क्योंकि यहां पर हम एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे करवाते हैं। नाउ रिकॉर्डेड ऑन अनअकैडमी ऐप। सर मुझे बैच तो ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सारी सब्जेक्ट का होता है, मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए लेना है ताकि मुझे प्राइस भी कम पड़े। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपके पास सिर्फ रिकॉर्डेड का ही ऑप्शन है। तो प्री रिकॉर्डेड बैच आप मेरी पूरी देख सकते हो। हालांकि आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि नो सिलेबस चेंज इन मैथ एलआर स्टेट्स। मैथ एलआर स्टेट्स में सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं आया है। देन इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन अराउंड 3000 रुपीज का आता है, वो भी बिफोर डिस्काउंट। मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% 20% है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये उसमें और माइनस कर देना आप 2600 या 2300। और एक दिक्कत है इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन में, दिक्कत मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ उस बैच का एक्सेस मिलेगा, आपको एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी या 900 एमसीक्यू बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर। तो बाहुबली सीए टीम आपके साथ पूरी तरह हमेशा लगी रहती है भाई। फाउंडेशन की पूरी जर्नी हो या इंटरमीडिएट की जर्नी हो, आखिरी दम तक हम सपोर्ट देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको उस पार ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भी बातें बताएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और खुद भी बिल्कुल मेहनत करते रहें, और विजन एक ही रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो, भरोसा रखें सारे टीचर्स पर, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है जी। चलिए अब जाते जाते मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं सब्सक्रिप्शन लेने की। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग की बटन प्रेस करेंगे, यहां पर आप देखोगे एग्जाम्स के नाम, तो सीए मिलेगा आपको। फिर यहां पर सीए फाउंडेशन क्लिक करना आप, तो आपके सामने फाउंडेशन का होम पेज आएगा। फिर यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अब लाइट तो है भाई क्लासेस के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द टेस्ट। तो लाइट लेके तुमको क्लासेस एक्सेस नहीं मिलेगा। आइकॉनिक और प्लस लोगे तो लाइट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे टेस्ट वाले। तो आइकॉनिक या प्लस लीजिए, आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने चार्जेस हैं, आप यहाँ से टोगल करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए अप्रोप्रिएट 2 सब्सक्रिप्शन होंगे मेरी तरफ से। जो रिकमेंडेशन है, या तो आप 6 मंथ का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो जो 14,500 बिफोर डिस्काउंट आता है। मतलब CAPR यानी भी कोड लगाने के बाद 20% 10% जो भी एप्लीकेबल है वो डिस्काउंट लग जाएगा आपका। ये तो उसके पहले का प्राइस है। साथ ही साथ दूसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कॉम्बो। अगर कोई बच्चा है जो मेजर सिलेबस कर चुका है, लेकिन अब उसको आरटीपी एमटीपी करना है बैच, 900 एमसीक्यू बैच करना है, तो उसको ना कॉम्बो लेना चाहिए, ताकि उसको क्या फाउंडेशन के वो बैच भी मिल जाए और साथ में इंटर का एक्सेस भी मिल जाए। तो अब उसका सब्सक्रिप्शन लंबे समय तक चले, इंटरमीडिएट में उसको वापस से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। तो काफी किफायती है ये भी भाई। इसमें भी वही है, तुम कोड लगाओगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेरा कोड है CAPRANAV, प्रणव 10 मेरा कोड नहीं है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है। इस वीडियो के एंड होने के बाद, आपके होमवर्क करने के बाद कमेंट जरूर डालिए, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर कमेंट डालिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है जी। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।